बच्चों लोग, आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान देना, जब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का, तो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लोग क्लास 10 में सीखे होंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग सीखे होंगे, तो वही मैं यहाँ समझाने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा ब्रॉड वे में, या थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रक्चर का मतलब वही है कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करने आता है नहीं आता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड यानी जो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का लेविस डॉट में, उसको आप यहाँ पे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये हम सीखने वाले हैं। और थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखोगे तो आपका केमिस्ट्री का 3 सेगमेंट है। ठीक है, हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री का 3 सेगमेंट होता है, क्या क्या होता है चलो। तो केमिस्ट्री का 3 सेगमेंट है आपके पास, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें ऑलमोस्ट वेटेज क्या होता है, सबसे अगर ज्यादा देखोगे ना हाईएस्ट वेटेज, तो इसका वेटेज सबसे हाईएस्ट है। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबसे कम टाइम में खत्म कर सकते हो। मतलब टाइम, अगर इसमें टाइम देखें हम, टाइम ड्यूरेशन इसमें लगेगा आपको, मतलब इन तीनों अगर मार्जिन अगर हम देखें हम, तो सबसे कम टाइम टेकिंग ये होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी आपके अगर 20% टाइम में काम हो जाएगा, मतलब टाइम का बात किया जाए 20% टाइम में आपका क्या हो जाएगा, तो 20% टाइम में आपका हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, और स्कोर का बात करें कितना स्कोर आप निकाल सकते हो, तो ध्यान देना, तो स्कोर का ही बात करता हूँ, तो स्कोर कितना निकल सकता है मेरे को, ध्यान देना। टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 30% या 35% इसमें लगेगा तेरे को फिजिकल केमिस्ट्री पे, और 45% यहाँ लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने में, मतलब ये बहुत ब्रॉड है। ठीक है, लेकिन स्कोर का बात करेंगे तो आपका पेपर अगर अगर 100% मानते हैं, तो 100% में 40% स्कोर यहाँ से आता है, अराउंड 40% आसपास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोर होता है 25% मान लो, और फिजिकल का होता है 35%, ऐसा कुछ समझ सकते हो। ठीक, यानी सबसे आपको समझाने का मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि सबसे हाई वेटेज, यानी जो आपका क्वेश्चन का रहता है वो रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन सबसे जल्दी खत्म हो जाता है। अब होता क्या है कि बहुत लोग इसको पढ़ाते नहीं है। ठीक है, आपको बोलेंगे खुद से पढ़ लो, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो काम हो जाएगा। ठीक है, उनका बोलना सही है कि एनसीईआरटी पढ़ने से काम हो जाएगा, बट आपको थोड़ा एनसीईआरटी को थॉरो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के नोट्स की तरह एनसीईआरटी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, उसके हर पॉइंट का एक अलग मतलब होता है, उसको खुद को सोचना पड़ेगा। तो तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेसिक को पढ़ना है, पर थोड़ा डीप में जाके थोड़ा सा चीजों को लिंक करके। ठीक है, बहुत लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग लगता है। आप लोग कोटा फैक्ट्री देखे होगे, अगर कोई लोग सीरीज देखो कोटा फैक्ट्री, उसमें क्या बोलता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर आता ही नहीं है। ठीक है, ये सब बेसिकली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी लॉजिकल है। ठीक है, और इसमें स्कोर बहुत इजीली निकलेगा, मतलब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल नंबर निकाल सकते हो। और रटने का पार्ट ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप समझोगे ना, तो रटने का पार्ट है, लेकिन जितना बोला था उतना उतना नहीं है। ठीक है, इसका अपना एक लॉजिक होगा, अपना कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप देखोगे तो बहुत मुश्किल से, अगर बात करते हैं, तो 100 में से 25% पार्ट को रटना पड़ेगा, बाकी 75% पार्ट एप्लीकेशन आप सीख सकते हो, यानी अपने रटने कैपेसिटी को आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको पढ़ना है, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो चाहे मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट हो, ये आपका बहुत बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, और आगे फर्दर जो केमिस्ट्री पे इम्फेसिस रहेगा यहीं पे रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, इसका लॉजिक भी है। इसका लॉजिक इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, मतलब आउटडेटेड हो चुका, बहुत पहले से दोनों पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इमर्जिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो जितना ही नया नया इनोवेशन हो रहा है वो सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही ऊपर हो रहा है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक किया जा रहा है। तो ये बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है, इसलिए क्वेश्चन का नंबर हमेशा यहाँ से ज्यादा ही हमेशा रहेगा आपके एग्जाम में, इसको मिस नहीं करना है। ठीक है,
अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बैकबोन है ना, इसका जो बैकबोन बोलते हैं, तो बैकबोन होता है 2 चैप्टर। अगर आपको देखना है, अगर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो इसका 2 चैप्टर आपको अच्छा होगा तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा बोल सकते हैं। क्या क्या? एक होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से डीप में जाके, और एक होता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, एक होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग, और क्या बोल सकते हैं, दूसरा होता है केमिकल बॉन्डिंग। और एक और थर्ड चैप्टर का हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, एक क्लास 12 का चैप्टर है, सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये 3 चैप्टर इसका बैकबोन होता है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या सीखेंगे? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो स्ट्रक्चर बेसिकली अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल सा बता दिए कि आप लोग जो सीखे थे लेविस डॉट ड्रॉ करना क्लास 10th में, उसी का हम बात कर रहे हैं, थोड़ा डीप में जाएंगे हम लोग बस। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर। ठीक, तो ध्यान देना, जब भी किसी स्ट्रक्चर का बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दें, जैसे बात करते हैं हम CO2 का, तो CO2 का आप लोग पढ़े होगे 10th में कि CO2 ऐसा होता है। तो CO2 में देखोगे तो कार्बन कहाँ पे? सेंटर पे है। तो जो सेंटर पर रहता है, जो बीच में रहता है ना, जैसे एग्जाम्पल जैसे बोल रहे हैं CH4, तो CH4 में क्या है? CH H H, इसमें कार्बन कहाँ है? कार्बन सेंटर पे है। तो जो सेंटर पे होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। तो CH4 में C सेंट्रल एटम है। इवन बात कर रहे हो CO2 में, तो CO2 में सेंटर में कौन है? C कार्बन है। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा? कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। ठीक, अब ध्यान देना, इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट क्या है बता रहे हैं आपको, तो आप लोग के पास पीरियोडिकल पढ़े होंगे। पीरियोडिकल में बताया था कि कुछ एक होता थर्ड थर्ड पीरियड। तो जब भी कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड का होगा, एग्जांपल थर्ड पीरियड का क्या एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? थर्ड पीरियड एलिमेंट का एग्जांपल हमको बता रहे हैं, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट का एग्जांपल क्या होगा? चलो एग्जांपल हो गया सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ये सब इसका एग्जांपल है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसा होगा? तो नियन नियन 3s3p, यही होता है ना थर्ड पीरियड में, तो इसी को फिलअप करते हैं हम लोग। ठीक, और सेकेंड पीरियड का हम बात करते हैं, तो ध्यान देना, अगर हम सेकेंड पीरियड का बात करें तो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट क्या क्या होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम 2s2p। क्या होता है? 2s2p। अब ध्यान देना, अगर बात करते हैं हम थर्ड पीरियड का, तो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में देखो, आप लोग पढ़े हो ना कि थर्ड सेल में क्या होता है? 3s होता है, 3p होता है, और इसमें थ्री डी पॉसिबल है, इसमें 3d भी पॉसिबल है, इसमें 3D का ही पॉसिबिलिटी होता है। यानी थर्ड पीरियड में 3D होता है जो कि खाली रहता है। क्या रहता है? जो कि खाली रहता है। क्या होता है? खाली रहता है। तो थर्ड पीरियड में क्या होता है? 3D क्या होता है? वैकेंट रहता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन हम डालते नहीं है, स्पेस रहेगा, और 3D का स्पेस होगा, बस उसमें इलेक्ट्रॉन हम नहीं डालेंगे। तो क्या होगा? जो 3D होगा वैकेंट होगा। आपको पता है कि 2 में डी पॉसिबल नहीं है, 2 में डी पॉसिबल नहीं होता, 2 में डी हो 2 में डी होता ही नहीं है। 2 में क्या होगा? 2s होगा, 2p होगा, 2d होता नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है, तो इस डी को हम हटा दे रहे हैं। तो सेकंड पीरियड में डी सबसेल होता ही नहीं है। थर्ड पीरियड में डी सबसेल होगा, बट फिलअप नहीं होगा। क्या होगा? फिलअप नहीं होगा। क्या होगा? खाली होगा। क्या होगा? खाली होगा। ठीक है, तो अगर बात बात करते हैं कैपेसिटी का, ध्यान देना, तो अगर बात करते हैं सेकंड पीरियड में कैपेसिटी कितना होगा, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में कितना होता है? 6। तो टोटल सेकंड पीरियड का एलिमेंट का जो आउटर सेल है, यानी वैलेंस सेल, उसका कैपेसिटी कितना दिख रहा है आपको? 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है। क्यों? क्योंकि एस और पी ही है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सम कितना होगा? तो सम हो जाएगा 8। सम क्या हो जाएगा? चलो, तो सम हो जाएगा आपके पास 8। चलिए बात करते हैं कि अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड्स, तो थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, मतलब ऑनवर्ड्स मतलब क्या? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जिसका ही बात कर रहे हैं। अगर थर्ड में डी है तो फोर्थ में भी डी होगा। सिंपल सा बात है ना कि थर्ड में डी है तो फोर्थ में डी के साथ एफ भी तो हो जाता है, 4s 4p 4d 4f हो जाएगा। मतलब पॉइंट है कि अगर फोर्थ थर्ड पीरियड के बाद हम बात करें फोर्थ पीरियड का, तो फोर्थ में क्या होगा? डी के साथ एफ भी हो जाएगा, फिफ्थ में क्या होगा? एफ के साथ जी भी हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है,
तो हम बात करें थर्ड, अगर हम बात करें कि थर्ड पीरियड है उसके बाद के एलिमेंट का हम बात करेंगे, तो एस पी तो होगा, होगा साथ में क्या होगा, डी तो पक्का रहेगा, ये तो श्योर है हमको, डी के बाद एफ जी भी आ सकता है। ठीक है, तो इतना हम श्योर है कि थर्ड पीरियड में अगर वैकेंट डी है तो फोर्थ फिफ्थ हर जगह क्या होगा, वैकेंट अवेलेबल रहेगा। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स में क्या होगा, आपके पास डी सब सेल हमेशा क्या होगा रहेगा, जो कि खाली होगा, क्या होगा, जो कि वैकेंट होगा। ठीक है, 3s 3p के बाद जैसे डी खाली तो डी क्या होगा, खाली होगा। अब ध्यान देना, हम बोलते हैं कि वैलेंस सेल का कैपेसिटी क्या है, नहीं आउटर मोस्ट सेल का कैपेसिटी क्या है, तो आउटर मोस्ट सेल क्या है, थर्ड सेल यहाँ पे है, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे थर्ड सेल है। थर्ड में इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में क्या होता है, पी में 6 और डी में 10, तो क्या होगा, 2 + 6 + 10 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी हो गया आपके पास में, चलो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी आपके पास है। कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी आप क्रिएटेड हो, किसमें, थर्ड पेयर के एलिमेंट में। फोर्थ में जाओगे तो और ज्यादा कैपेसिटी क्रिएटेड होगा। ठीक है, तो ये आपको समझाने की कोशिश किया गया था कि सेकेंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है वैलेंस सेल में, यानी आउटर मोस्ट सेल में। थर्ड पीरियड वाले में 8 से ज्यादा पॉसिबल है, आपको दिख रहा है क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यही आपके कैपेसिटी को इनहांस कर रहा है। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है, वैलेंस होता है, इसको आप वैलेंस ही बोलते हो। आउटर मोस्ट ऑफ वैलेंस सेल हैव हैव कैपेसिटी ग्रेटर देन 8, 8 से ज्यादा। क्यों होता है, ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखो इतना इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका है, तो हम लोग बात करते हैं नोट्स पे। ठीक, नोट्स में समझाया हुआ है कि जब भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, यानी किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जब हम कंपाउंड बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनरली हम कंपाउंड बात कर रहे हैं किसका, तो कोवेलेंट कंपाउंड का बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बात करें स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो स्ट्रक्चर हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड का होता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड कहीं बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, उसका फिगर बना पाओगे। आयनिक कंपाउंड को कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, आयनिक कंपाउंड बस अरेंजमेंट होता है। तो जब भी बात करेंगे हम स्ट्रक्चर का, तो होगा कंपाउंड में क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो जब भी कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो आपको सेंटर एटम पता करना है, सेंटर एटम पता करना है। जैसे हम बता चुके हैं ना कि हर हर एक कंपाउंड का एक सेंट्रल एटम होगा जो बीच में रहेगा। ठीक है, उस एटम को पता करना है कि मेरा, अगर आपको बोल देंगे फॉर्मूला दे दिए कि फॉर्मूला मेरे पास क्या है, कि फॉर्मूला मेरे पास CO2 है, या फॉर्मूला मेरे पास SO3 है, या फॉर्मूला मेरे पास क्या है, CCl Br ये फॉर्मूला है कंपाउंड का। ठीक है, तो हम कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इस कंपाउंड में आपको पता करना होगा कि सेंट्रल पे कौन रहेगा, यानी बीच में कौन रहेगा, किसके अबाउट आप फिगर को ड्रॉ करोगे। तो पहला स्टेप में क्या होगा, आपको सेंटर एटम पता करना होगा। अब सेंटर एटम को पता कैसे करते हैं, इसका इसका पहला इसका कॉन्सेप्ट है कि सेंटर एटम होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो आपका सेंटर एटम होगा, प्लस सेंटर एटम का नंबर क्या होता है, लेस, उसका नंबर लेस होता है, तो लेस इन नंबर। प्लस क्या है कि सेंटर एटम एग्जांपल जैसे CO2 है, तो CO2 में देखोगे तो CO2 बीच में है, बीच में रहेगा तो उसका बॉन्ड का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखो CO2 में कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाया है, तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा बॉन्ड बनाने में कैपेबल होगा वही सेंटर पर रहेगा ना, कि उसको बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कि जितना भी बाकी बचा आइटम वो सब उसी से लिंक करना चाहेगा, तो बॉन्ड का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए हम बोला गया कि सेंटर एटम शुड बी पॉलीवैलेंट, मतलब उसका वैलेंसी मोर देन 1 होना चाहिए कम से कम। अगर मान लेते कोई सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कोई एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो सेंटर पे कैसे रह पाएगा, तो कोई सिंगल बॉन्ड बनाने में कैपेसिटी होगा, उसको तुम सेंटर पर नहीं रह सकते हो। ये कुछ हिंट है, ये कुछ हिंट है जो कि आपको बता देगा कि सेंटर एटम फाइंड कैसे करता है। तो पहला क्या है, लेस अल्टरनेटिव, दूसरा क्या है, लेस इन नंबर, और तीसरा क्या है, पॉलीवैलेंट। अब जो तीनों ये रूल है, एक पूरा का पूरा ये नहीं कि आपको स्ट्रिक्ट मान लेना है, कहीं कहीं वायलेशन हो सकता है। अब बोलोगे सर तीनों रूल फॉलो करना चाहिए, जरूरी नहीं है। तो बोले कि ये कुछ रूल्स है जो आपको हेल्प करेगा, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, कहीं कहीं का वायलेशन हो सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री कभी भी
लॉ नहीं होता केमिस्ट्री में, लोग रूल पढ़े ताकि आपका स्टडी सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं लॉजिक क्या है कि आपको आपका जो रटने का पार्ट है वो कम किया जा सके। ये कोई बुक में लिखा आपको नहीं मिलने वाला है, ये किसी बुक में ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ है, हम लोग इसको समझे हैं ताकि आपके प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ये आपको समझ में आई किसको सेंट्रल एटम चूज करना है। अब ध्यान देना, जो सेंट्रल एटम होगा उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। दो कैटेगरी क्या है, या तो ये थर्ड पेड का होगा सेंट्रल एटम, थर्ड पेड का होगा, या तो आगे का होगा, फोर्थ पेड, फिफ्थ पेड, सिक्स पेड। ठीक है, या तो थर्ड पेड का होगा या तो उसका आगे का होगा। और जब बात करते हैं दूसरा केस क्या है, या तो होगा सेकंड पेड का या तो होगा सेकंड पेड का। तो इसको दो कैटेगरी में बांटने का लॉजिक क्या है समझोगे, जब भी थर्ड पेड है उसके आगे का होगा तो आपके पास 3D खाली होता है। क्या होता है, 3D वैकेंट होता है। आपके पास 3D क्या होता है, वैकेंट होता है। ठीक, जब भी सेकंड पेड का बात करते हैं सेकंड पेड में क्या होता है, 3D होता ही नहीं है, सॉरी डी होता ही नहीं है। जब डी नहीं होगा तो उसके पास वैकेंट डी एब्सेंट है, वैकेंट डी क्या है, एब्सेंट है। इसलिए इसको दो अलग अलग कैटेगरी में बांट के पढ़ने का लॉजिक यही है कि एक कैटेगरी में, यानी अगर थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड्स का आपका सेंट्रल टर्म होगा तो उसमें वैकेंट डे क्या होगा, उसमें वैकेंट डे अवेलेबल होगा। और सेकंड पीरियड तक में क्या होता है, वैकेंट डे अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको दो अलग अलग कैटेगरी में बांटने का लॉजिक मेरा बस यही था। ठीक, अब ध्यान दोगे, अब वैकेंट डे अवेलेबल होने से कैपेसिटी कहाँ कहाँ तक बढ़ जाता है, तो कैपेसिटी होता है 18। अभी हम लोग जैसे सीखे थे, एस रहेगा, पी रहेगा, डी रहेगा, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एसपीडी यूज करके क्या हो जाएगा, इसमें 2, पी में 6 और डी में 10। तो 10 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कैपेसिटी 18 हो जाएगा उसका, यानी इलेक्ट्रॉन को जो अक्वायर कर रहे हैं कैपेसिटी होगा वैलेंस सेल में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जबकि सेकंड पेड में कितना होगा, एस और पी बस है तो क्या होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा, 8 होगा। अब ध्यान देना, आप लोग पढ़े होंगे लेविस थ्योरी, आप लोग पढ़े हो ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल आप लोग लेविस डॉट में पढ़ाया गया आप लोगों का ऑक्टेट रूल क्लास 10 में। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या था, क्या बोला गया कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना, जो आपका सेकंड पेड का एलिमेंट है ना, जो सेकंड पेड का एलिमेंट है वो सीख रहे थे, उसके वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो जो सेकंड पेड का एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फॉलो करता है ऑक्टेट रूल, क्योंकि इसके पास सेल में 8 ही का कैपेसिटी है। तो सेकंड पेड का एलिमेंट है, ये स्ट्रिक्टली ओबे करता है आपके ऑक्टेट रूल को। ठीक, जब बात करते हैं थर्ड पेड का, तो थर्ड पेड चूंकि कैपेसिटी 18 तक होता है, यहाँ पे ऑक्टेट रूल वॉलेट कर सकता है। इट कैन वॉलेट, इट कैन वॉलेट ऑक्टेट रूल। क्यों वॉलेट करेगा, इट कैन मतलब कर सकता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यों, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण ये अपने ऑक्टेट रूल को क्या करेगा, वॉलेट कर सकता है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। अब ध्यान देना, आपके सामने थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता दे रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कंपेयर करना है। तो एक छोटा सा आपके पास OM है, ठीक है, उसको आप याद कर सकते हो, फोंकल ब्रिक्स। क्या बोलोगे, FONCCl BRI, कार्बन सल्फर, फोंकल फोंकल ब्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पीटी का, ये आपके पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम डिसेंडिंग सीरीज में अरेंज कर दिए हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पीरियोडिक टेबल का जो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो सकता था सारे को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आप लेफ्ट राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हो ना, इधर से इधर, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा होगा। क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ये चीज ध्यान देना आप। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें कुछ का वैल्यूज हम बता दिए हैं। तो फ्लोरीन का वैल्यू होता है 4, O का होता है 3.5, N का होता है 3 के आसपास, Cl का होता है 3 के आसपास। ठीक है, इतना को याद रखना है। इसके अलावा ध्यान देना, इसमें कुछ फोंकल ब्रिक्स के अलावा लास्ट में 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड किए, PHB। P मतलब फास्फोरस, H मतलब हाइड्रोजन और B मतलब बोरोन। तो फोंकल ब्रिक्स के अलावा हम इस 3 एलिमेंट को एक्स्ट्रा ऐड किए, PHB। ठीक है, तो फोंकल ब्रिक्स PHB आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसका इस ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा
जब इधर से इधर मूव कर रहे हो, यानी लेफ्ट से राइट मूव करोगे, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कभी भी आपको अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना हो तो इससे आपका काम 100% हो जाएगा, और तो इससे बाहर जल्दी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, ठीक है, कंपेयर वाला में। इसके अलावा आपके सामने क्या है, बताओ ना, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का आपके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज लिखा हुआ है। क्या वैल्यूज है, कैसे याद करना है, ऑलरेडी इसको हम लोग मैंने पढ़ा दिया है आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बस, कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में लिथियम का 1 एज्यूम करना, 1 उसका वैल्यू होता है। उसका क्या करना, 0.5 बढ़ाते जाओ, 0.5 बढ़ाओगे तो बेरिलियम आ जाएगा, फिर 0.5 इंक्रीज करोगे तो बोरोन हो जाएगा, फिर 0.5 बढ़ाओ तो क्या होगा, कार्बन हो जाएगा, फिर 0.5 बढ़ाओ तो क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे बढ़ेगा, ठीक। ये हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका ग्रुप, सॉरी, पीरियड नंबर 2 का। अब बात करते हैं पीरियड नंबर 3 का। पीरियड थर्ड में क्या क्या एलिमेंट है, तो सोडियम से लेके आओ क्लोरीन तक, ठीक है। तो इसको, इसका वैल्यूज को हमको कैसे याद रखना है, तो उसके लिए कुछ बताया गया है, यानी पीरियड नंबर थर्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज कैसे पता करेंगे, तो ध्यान देना, सोडियम को स्टार्ट करना 0.9 से, और उसका करना 0.3 बढ़ाते जाओ, 0.3 का इंक्रीमेंट करते जाओ। तो 0.3 बढ़ाते हुए क्या होगा, तो क्या होगा, Mg होगा 1.2, अल्युमिनियम होगा 1.5, सिलिकॉन होगा 1.8, फॉस्फोरस होगा 2.1, ठीक है। इसके बाद इसका क्या करना है, फॉस्फोरस से जब सल्फर में जंप करोगे तो 0.4 बढ़ाना, तो 0.4 बढ़ाना, और सल्फर से जब क्लोरीन में जंप करोगे तो 0.5 का इंक्रीमेंट करना, 0.5 का इंक्रीमेंट करना, ठीक है। तो जो एक कुछ वैल्यूज दे दी है, तो इस वैल्यूज का ऐसे यूज यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा, इसका यूज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में कहीं करेंगे, बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें इससे काम हो जाएगा, इससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज बताना था, हम बता दिए हैं, इसको ऐसे आपको याद होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक। इसके अलावा और आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए इसका, आपको कुछ एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जो ग्रुप 13 होता है, ग्रुप 13 मतलब बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होता है 3, तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सब में क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। जो ग्रुप 14 होता है, यानी कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबको याद होना चाहिए, उनका 4 होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली का, यानी ग्रुप नंबर 15 का बात करते हैं, तो ग्रुप नंबर 15 का जब बात करो तो क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। तो ग्रुप 15 का जो वैलेंस होता है वो होता है 5, ग्रुप 16 में क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। 17 में क्या होगा, तो 7 होगा, 18 में क्या होगा, तो 8 होगा, ठीक है। अब 16 का एलिमेंट कौन कौन सा है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 का एलिमेंट क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 80। और ग्रुप 18 में क्या होता है, तो ग्रुप 18 का एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे हीलियम को हटा के सोच रहे हैं हम लोग, हीलियम का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, इससे हीलियम को हटा दिए हैं, ठीक है। तो हीलियम नोबल गैस होता है, वो भी ग्रुप 18 का है, बट उसको हम हटा के सोच रहे हैं, ठीक। बाकी एलिमेंट क्या होगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरन, रेडन, सब में क्या होगा, सबके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम वाला जो वैल्यू जो है यहाँ बताया हुआ है, ठीक। अब ध्यान देना कि आपको सारे एलिमेंट का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है पता होना चाहिए, यानी पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन को याद होना चाहिए, ठीक। किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है इतना याद करने में, तो कम से कम अब इतना याद कर लेना, अगर इतना एलिमेंट जब अगर याद करना मुश्किल हो रहा है, तो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उतना वैल्यूज को आप याद कर लो, उतना में काम हो जाएगा अपना। ये वैल्यूज याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इतना वैल्यूज कम से कम आप याद करोगे तो आपका काम में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना मेरा काम हो जाएगा, ठीक है।